फिजिक्स में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 7 न्यूमेरिकल लगा लिए हैं, आप सबको याद ही है। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन से ही रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बस वही न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं जो यूपी बोर्ड में कभी ना कभी उनको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो उससे हमको सॉल्व करने से एक आइडिया भी मिल जाता है कि यूपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में जो आपका समय आएगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अगले न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग। जैसे 7 नंबर तक पिछली क्लास तक लगा चुके हैं, तो आज हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर आएंगे। 8th नंबर न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ूंगा, आप भी गौर से देखें और जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा एक वायुयान जिसके दोनों पंखों की नोकों के बीच की दूरी 40 मीटर है। एक वायुयान है, जैसे ये वायुयान है ये, और ये उसका एक पंखा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये वायुयान और उसके ऐसे पंखे लगे हुए हैं। दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी, एक ये नोक है इधर, इधर ये नोक है, दोनों पंखों के बीच के नोकों की दूरी कितनी है? 40 मीटर की है। देखिए मैं बिल्कुल वायुयान जैसा तो नहीं बना के आपको दिखा सकता हूं, पर कोशिश कर सकता हूं थोड़ा सा आपको दिखाने की कि अगर इस तरीके की शेप वायुयान की है, इस तरीके की शेप अगर वायुयान की है, तो ये उसके पंखे की दोनों नोक आप समझ सकते हैं। ये जो नोक आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये नोक है पंखे की, दोनों नोकों के बीच की दूरी 40 मीटर है। ये 40 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच का। मुझे नहीं लग रहा है कि क्या होना चाहिए, तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आगे और पढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। मतलब जो हेलीकॉप्टर है, ये जो वायुयान है, आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा है ये वायुयान। ये एक नोक है इसके पंखे की और इधर की तरफ ये दूसरी नोक, और ये कैसा उड़ रहा है? क्षैतिज उड़ रहा है। क्षैतिज उड़ रहा है मतलब ऐसा तिरछा ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ना तो वो ऐसे तिरछा नीचे की तरफ जा रहा है, वो सिंपली कैसे जा रहा है? ऐसा क्षैतिजता एकदम चलते जा रहा है। और क्षैतिजता चल कितनी स्पीड से रहा है? 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं। ये स्पीड है तो हम इसको v से लिख देते हैं, और कितनी स्पीड दी गई है? 360 किलोमीटर पर आवर। क्या आप बता सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज आई थी, 5/18 से मल्टीप्लाई एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे। 18 2s are 36 एंड 25s are 100 मीटर पर सेकेंड। ये उस वायुयान की स्पीड हो गई। तो इतनी स्पीड से किस दिशा में उड़ रहा है? ये दिशा में किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्षैतिजता ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। आगे उड़ान के स्थान पर, उड़ान के स्थान पर मतलब जिस जगह पर वो उड़ रहा है उस जगह पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान 5.4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। मतलब क्या निकलता है कि वो इस समय उड़ते उड़ते जिस भी जगह पर है वहां पर अगर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को नापेंगे तो वो हमको कितनी मिलेगी? 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको याद है इसके पहले आपने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा था, पृथ्वी का चुंबकत्व? तो पृथ्वी के चुंबकत्व लेसन में ये जो नंबर हमको दिया गया है, जिसे हम बोल रहे हैं पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, इसको किससे प्रदर्शित किया गया था? पृथ्वी के चुंबकत्व लेसन पढ़ा आपने। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, याद आ रहा है आपको? तो उसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को तो हमने H से लिखा था या BH से लिखते थे, ऊर्ध्व घटक को V या BV से लिखते थे। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? BE से रिप्रेजेंट किया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BE से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो नंबर है ना, इसको हम BE से लिख देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी वैल्यू दी गई है? 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ये संपूर्ण तीव्रता आ गई, तथा नति कोण 30 डिग्री है। नति कोण मतलब कि चुंबकीय यामोत्तर में डिप सर्कल को अगर हम रखते हैं तो वो 30 डिग्री ऐसा नीचे झुका रहेगा। समझ आ रहा है आपको? नति अथवा नमन कोण इसको बोलते थे। किससे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से। दिक्पात कोण को अल्फा से लिखा गया था, तो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आगे है वायुयान के पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात करिए। पंखे की एक नोक इधर है, एक नोक इधर है, इन दोनों नोकों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना विभवांतर प्रेरित होगा, ये आपको पता लगाना है। अब हमको ये समझ में आने लगा है कि ये जो सबसे शुरू में 40 मीटर दिया गया तो ये क्या था? दोनों पंखों की नोकों के बीच की दूरी दी गई थी। अब ये पंखे के नोकों के बीच की दूरी दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं एल। एल कितना दिया है हमको? 40 मीटर एल की वैल्यू दी गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये बड़ा इजी है बेटा कैलकुलेशन करना इसका, गौर से समझिए। जैसे ये है एरोप्लेन, जो वायुयान है, उसके पंखे की एक नोक इधर है, एक नोक इधर, और ये उड़ कैसा रहा है? क्षैतिज जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है मुझे नहीं पता, पर जहां भी जिधर भी जा रहा है वो क्षैतिज दिशा में ऐसे जा रहा है। अब अगर ऐसे क्षैतिज जा रहा होगा तो क्या ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की किसी भी प्रकार की बल रेखाओं को काटता हुआ गुजरेगा या नहीं काटता हुआ गुजरेगा? काटता हुआ गुजरेगा। कौन सी बल रेखाओं को काटता हुआ गुजरेगा? दो प्रकार की हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो कौन सी बल रेखाओं को ये काटता हुआ चलेगा? वेरी गुड, आंसर है ऊर्ध्वाधर बल रेखाओं। ऐसे होती हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे हैं तो इनको ये ऐसे काटता हुआ ऐसे गुजरेगा। अगर ये काटता हुआ गुजरेगा तो इसके दोनों नोकों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। वो विभवांतर ही हमें कैलकुलेट करना है, और इसीलिए इसकी टोटल लेंथ उसके लिए हमको चाहिए, और ये टोटल लेंथ ही हमको कितनी दी गई है? 40 मीटर। तो हमने इसी को एल लिख लिया है। अब बताएं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई? ठीक। अब अगर ये ऊर्ध्वाधर बल रेखाओं को काटेगा, पर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में अभी। क्या? कि ये जो वायुयान का पंखे के दोनों नोकों के बीच के जो लेंथ है टोटल, ये ऊर्ध्वाधर बल रेखाओं को काटेगी। पर हमें तो कैलकुलेशन में हम विभवांतर निकालना चाहते हैं। पंखे की, देखो उन्होंने पूछा ना, पंखे की नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर, पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर के लिए तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे B इंटू वी इंटू एल। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या चाहिए बता सकते हैं? हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और कौन सा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए? संपूर्ण तीव्रता चाहिए, ऊर्ध्व घटक चाहिए कि क्षैतिज घटक चाहिए? आंसर है वो वाला चुंबकीय क्षेत्र चाहिए जिसको पंखों की नोक काट रही हैं, जिसको वो पंखे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो अभी अभी आपने हमको बताया कौन सी बल रेखाएं काटी जा रही हैं इसके द्वारा? ऊर्ध्वाधर बल रेखाएं। तो हमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए? ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। पर हमें तो संपूर्ण तीव्रता मालूम है, ऊर्ध्वाधर तो हमें पता नहीं है। तो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। वेग चाहिए, हमें पता है। लेंथ चाहिए, हमें मालूम है। तो एक चीज ऐसी है जो अभी हम उसके बारे में अननोन है, हमें नहीं पता, अज्ञात है वो चीज, हमें वो हमको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। अब आप खुद से सोच के बताइए, पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की ये है, नति अथवा नमन कोण का मान ये दिया गया है। क्या ऊर्ध्व घटक का मान कैसे निकला था आप बता सकते हैं? BE sin थीटा। वेरी गुड। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, जिसे किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? या तो V से कर सकते हैं, और हम इसे BV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला होता है BE sin थीटा। तो
बी वी जहां पर आएगा या वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वहां पर हम बी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कहने का मतलब यूं कि ये जो बी वी है या जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बीई अपॉन 2। कैसे बीई तो बीई रहा, साइन 30 जब लिख देंगे साइन 30 1/2 तो बीई इंटू 1/2 बीई/2 बन गया। ये वैल्यू अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे। कैपिटल वी विभवांतर के लिए है, स्मॉल वी वेग के लिए है। बी की जगह पर हम लिखेंगे बीई अपॉन 2 इंटू वी इंटू एल। बीई की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 5.4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2। वेलोसिटी की जगह पर क्या लिख देंगे 100 या 10⁻2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना बेटा इसको हम 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे 40 मीटर लिख देंगे लेंथ की जगह। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। v इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप एक काम कर दीजिए, देखो ध्यान से देखो, ये कितना है 20, ये कितना है 5.4। हम पूरे 20 का गुणा नहीं करेंगे, 20 का 0 हम इसको दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 और केवल यहां क्या बचेगा 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 54 दूना कितना हो जाएगा 108 और एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात 3 ये बन गया था, -5 ये है, -2 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात भाई, 0 ये लेकर 3 बन गया और ये -5, -5 + 3 कितना हो गया -2 तो ये आया 10.8 इंटू 10⁻²। एक अंक दशमलव और खिसका लो या -2 की वजह से दोनों अंक खिसका के ले आओ तो ये क्या बन जाएगा 0.108 वोल्ट। इसका मतलब है पंखों की दोनों नोकों के बीच जो विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर प्रेरित होगा वो कितना विभवांतर प्रेरित होगा, आंसर है वो विभवांतर जो प्रेरित होगा वो होगा 0.108 वोल्ट के बराबर। अब आप ये बताएं क्या तरीका समझ में आया। बहुत याद रखें, ये जिस प्रकार की बल रेखाओं को काटेगा वही वाला मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए। संपूर्ण तीव्रता दी गई है पर संपूर्ण तीव्रता हमारे काम में नहीं आएगी, हमारे काम में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि जब एरोप्लेन चलेगा तो उसके ये जो पंखे हैं ना इनके द्वारा क्षैतिज घटक काटा जाएगा, सॉरी ऊर्ध्व घटक काटा जाएगा, तो हमको ऊर्ध्व घटक की आवश्यकता थी, वो सॉल्व करके और तब हम अपना आंसर ला सकते हैं। एंड आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा ये। ओके चलते हैं नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल है 9 नंबर, मैं पढ़ रहा हूं आप भी ध्यान से देखिएगा। इसका एक छोटा सा फिगर भी बनाया गया है, क्या पहले फिगर ही चेक कर लें हम लोग जरा, ठीक है ना, क्योंकि अब तो आप पूरी पढ़ाई कर चुके हो तो फिगर देख के बहुत सारी बातें समझ में आना चाहिए आपको। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर हुआ क्या है, एक्चुअली 2 तार हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तार है PQ और एक तार है MN, दोनों एक दूसरे के ऐसे समांतर रखे गए हैं, इतना समझ आ गया। उनके बीच में एक तीसरा प्रतिरोध लगा दिया गया, देखो यहां से और यहां प्रतिरोध R जोड़ दिया गया, तो ये ऐसा एक फ्रेम टाइप का तैयार हो गया हमारा, समझ आया ना आपको। अच्छा, इसमें इस फ्रेम को हमने एक ऐसी जगह पर रखा है जहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, B के बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने बिंदुओं के द्वारा दर्शाया है। अब आप बताइए, अगर बिंदुओं के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया गया है तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन आप पहचान जाओगे। क्या डायरेक्शन है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के तल के लंबवत ऐसा अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, वेरी गुड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है B और इसकी डायरेक्शन है बोर्ड के तल के लंबवत ऐसा बाहर की तरफ, समझ आ गया सबको, ठीक। इसी फ्रेम में ये एक स्लाइडर लगा दिया गया, देखो ये भी एक चालक तार लगाया गया है, ये वाला, ये स्लाइडर ऐसा लगाया गया है कि हम इसको ऐसे स्लाइड होने देते हैं।
अगर ये उधर चाहे उधर स्लाइड हो जाए, इधर चाहे तो अपना इधर स्लाइड होके आ सकता है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसीलिए हमने दोनों तरफ ऐसे रिंग डाल दिए हैं इस पे, वो इस फ्रेम पर खिसक सकता है, फिसल सकता है इधर से इधर की तरफ। इसको हम इधर की तरफ कितने वेग से फिसलाया जा रहा है, v वेग से फिसलाया जा रहा है। आप ऐसा समझ लो ये एक्स वाई कंडक्टर है। एक्स वाई कहां है, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई कंडक्टर है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। समझ आ गया। और इसको चलाया कैसा जा रहा है, ऐसा चलाया जा रहा है। अब आपको नहीं लगता कि इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता हुआ चला जाएगा, काटते हुए गुजरेगा। समझ रहे हैं। अगर ये ऐसा काटते हुए हम इसको चलाएंगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी इन दोनों सिरों के बीच x और y के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना चाहिए। समझ में आया, तो होगा। अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तो हम केवल फिगर ही देख रहे हैं। अब पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। क्या ये विद्युत वाहक बल ही पूछा गया और कुछ पूछा जा रहा है। लिखा हुआ L दूरी पर स्थित PQ तथा MN दो समांतर चालक प्रतिरोध R के साथ जुड़े हैं। वाकई में आप देखो, एक सॉरी, एक ये चालक PQ है, एक ये चालक MN है। दोनों कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, L दूरी पर है। और एक प्रतिरोध R के साथ ये दोनों चालक क्या है, जुड़े हैं। इतना समझ आ गया। इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, इन्हें कहां रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जहां पर है वहां रखा गया है। और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, B के बराबर है, जो तारों के तल के लंबवत है रख दिया जाता है। तारों के तल के लंबवत है। वाकई में देखो, PQ कैसा है, ऐसा, MN कैसा है, ऐसा, R कैसा है, ऐसे रखा हुआ है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा है। तो ये PQ ऐसा रखा, MN ऐसे रखा, R ऐसे रखा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो पूरे सारे के सारे तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ही तो रखे हुए हैं। अब आगे है, एक तार एक्स वाई को PQ व MN पर रखा जाता है। ठीक है, एक तार ये एक्स वाई है, इसे हमने PQ और MN पर रख दिया तथा इसे V चाल से उन पर फिसलने दिया जाता है कि V चाल से तुमको फिसलना है तो फिसलो अपना। ठीक है ना। अब जब ये फिसलेगा भी तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गुजरेगा। ठीक। PQ, MN तथा XY के प्रतिरोधों को नगण्य मानते हुए, PQ का प्रतिरोध ना के बराबर है, MN का प्रतिरोध ना के बराबर है और XY का प्रतिरोध भी ना के बराबर, इनका कोई प्रतिरोध नहीं है, ये आप समझ लें। बस वही एक प्रतिरोध पूरे फिगर में R काम करेगा। नगण्य मानते हुए तार XY को फिसलने में प्रति सेकंड कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। कुछ समझ में आया कि जब ये तार ऐसा फिसलेगा तो हर सेकंड इसको फिसलने में कितना काम करना पड़ेगा, एक सेकंड में किया गया कार्य हमको चाहिए। समझ आ गया क्वेश्चन आपको। अच्छा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक चीज और मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद ये भी आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड में किए गए कार्य को कहा क्या जाता है, याद है, नहीं ध्यान है। किसी भी कर्ता अथवा मशीन के द्वारा एक सेकंड में किए गए कार्य को उस कर्ता अथवा मशीन की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W/T, जूल पर सेकंड उसका यूनिट होता है। तो किसी भी कर्ता अथवा मशीन के द्वारा एक सेकंड में किए गए कार्य को उस मशीन की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो एक सेकंड में किया गया कार्य इन्होंने पूछा, इसका मतलब है उन्होंने हमसे शक्ति अथवा सामर्थ्य पूछा हुआ है। तो एक्चुअली कार्य की फॉर्म में लिख रहे हैं, बट एक्चुअली हमको पता क्या लगाना है, शक्ति अथवा सामर्थ्य की, इसकी पावर कितनी होगी, कितनी पावर से ये स्लाइड होगा इधर की तरफ। नहीं समझ में आया तो हमको ये चीज समझ में आई कि पूछा क्या जा रहा है, तो हम सीधे सीधे पावर को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले पावर को ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये बात अब हमको समझ में आ गई पहले, और ऐसा ना हो बाकी चीजें लिखने के चक्कर में ये भूल जाए फिर, इसलिए पहले इसी को नोट मैंने कर दिया। अब बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आ गई आपको।
अब फिर से पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। लंबाई, जैसे एक्स वाई कंडक्टर की लंबाई कितनी होगी, एल के बराबर, जितना इन तारों के बीच की डिस्टेंस है वही इसकी लंबाई होगी। तो लंबाई चालक तार की कितनी है, तार एक्स वाई की लंबाई ये स्मॉल एल है। तार एक्स वाई की चाल कितनी दी गई है, वो v के बराबर दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी दी गई है, b दी गई है। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें। प्रतिरोध जो सर्किट में है वो प्रतिरोध की वैल्यू हमको दी गई है कैपिटल R के बराबर, और हमको पावर बताना है। अब बताइए शक्ति अथवा सामर्थ्य आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। शक्ति अथवा सामर्थ्य का एक फॉर्मूला, आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है W/T, और शायद आपको याद आ जाए तो पावर का एक फॉर्मूला आपने F/V भी पढ़ा हुआ है। F/V कैसे, अरे ये बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला याद नहीं आपको, देखो कितना इजी है। W का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, होता है कि नहीं होता। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स की जगह तो फोर्स बना रहा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। ये वेग नहीं होता, ये विस्थापन बटे समयांतराल। तो पावर का एक फॉर्मूला और क्या आ जाएगा, F/V आ जाएगा, पावर का एक फॉर्मूला। इसमें से हमको पावर चाहिए, तो हमें वेग तो पता है, बस हमें निकालने की क्या आवश्यकता है, F निकालने की जरूरत है कि जब ये इधर चल रहा है तो इस पर कितना बल लग रहा होगा, इस पर कितना बल लग रहा होगा, वो फोर्स हमको निकालने की जरूरत है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं। फोर्स निकालने का फॉर्मूला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक धारावाही चालक जो रखा है उस पर लगने वाले बल की वैल्यू कितनी आती है, IBL। याद करिए थोड़ा सा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, उसमें हमने एक धारावाही चालक को V वेग से अगर चला दिया है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, I/B/L, या नहीं भी चलाया है, धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है तो उस पर इतना फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह से ही तो वो स्लाइड करेगा, इतना बल लगता है। आपको याद होगा, आप सोच सकते हो कि इसमें तो साइन थीटा भी आता था, बेशक आता था, पर आप थोड़ा ध्यान से तो देखिए, ये जो चालक रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा है, लंबवत। इस समय थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हम साइन थीटा लगाएंगे भी तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, 1, इसलिए हमने यही लिखा केवल। अब अगर हमको बल चाहिए, देखो P निकालना है तो वेग पता है, फोर्स चाहिए। फोर्स निकालना है तो हमें B मालूम है, L मालूम है, I चाहिए हमको। और अगर I निकालना है तो बेटा I के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E/R। याद आया कुछ। अब इसमें भी हमको R मालूम है पर E नहीं मालूम, तो अगर E निकालना है तो फिर आपको क्या चाहिए, E निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, BV/L। देखो कैसे एक से दूसरा सीरियल बना हुआ है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले हम निकालेंगे कि जब ये खिसक रहा है तो इसके दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, B/V/L। विद्युत वाहक बल से हम निकाल लेंगे कि इसमें कितनी करंट उत्पन्न हो रही है, करंट निकल आएगी, उस करंट की वजह से इस चालक तार पर कितना बल लग रहा है हम वो निकाल लेंगे, बल निकल आएगा, फिर इसके बाद हम पावर F/V से कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड में पूछा गया था, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक से कैसे कनेक्शन बनी हुई है और एक सीरियल से आपको करते चले जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है बताइए, चालक तार, चालक एक्स वाई के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम निकालेंगे तार एक्स वाई के, तार एक्स वाई के दोनों सिरों के बीच
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E, क्या फॉर्मूला होता है E का? B इंटू वी इंटू एल। अब B, V और L इनके वैल्यू तो कोई है नहीं, वो तो ऐसे ही दिया गया है, तो हम ऐसे लिख देंगे। E के बाद क्या निकालेंगे बताओ? करंट। इसलिए चालक X Y में उत्पन्न प्रेरित धारा, उत्पन्न प्रेरित धारा, तो उत्पन्न प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम E अपॉन आर लगा देंगे। I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर। E की जगह पर बेटा क्या लिखा जाएगा? B इंटू वी इंटू एल अपॉन आर। इतनी करंट उसमें आ जाएगी। अब ये कंडक्टर है, इसमें धारा बह रही है I एम्पियर की, और ये चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा एक धारावाही चालक बन गया। अगर ये धारावाही चालक बन गया तो इस पर बल लगेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे इस धारावाही चालक, इस धारावाही चालक एक्स वाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पर वर्क करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बना है आई बी एल साइन थीटा, या बी आई एल साइन थीटा, याद है ना, पढ़ा करते थे हम लोग। साइन थीटा में थीटा 90 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आई बी एल केवल बच गया। अब आई की जगह पर हम लिख देंगे बी, सॉरी, आई की जगह बी इंटू वी इंटू एल अपॉन आर, ये आई की जगह पर, और बी और एल की जगह पर बी एल लिख दिया। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब है करंट की वजह से इस कंडक्टर पर इतना फोर्स लग रहा है, और इतने फोर्स की वजह से ही ये क्या हो रहा है? खिसकते चला जा रहा है। अब बल इतना लग रहा है, तो तार एक्स वाई में प्रति सेकंड कितना कार्य करना पड़ेगा? तो तार एक्स वाई में प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किए गए कार्य को ही क्योंकि हम पावर कहते हैं, इसलिए हम पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F इंटू वी। जो ये F का फॉर्मूला है, इसमें V से गुणा करवा देंगे, तो एक V है इसके पास, जब उस V का गुणा करवाओगे तो V में भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और इतने यूनिट आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। इतने जूल पर सेकंड उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब आप ये बताएं, क्या ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से कैसे, देखो हमने पता लगाया कि हमें क्या करना पड़ेगा, और उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। क्या आप में से याद है किसी को स्वप्रेरण गुणांक? इसी का एक दूसरा नाम रखा था हमने, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करते हो आप? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एल की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है? 40 मिली हेनरी। अच्छा, मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिली हेनरी हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, एम सेकेंड मतलब मिली सेकेंड में, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कितनी देर में? टाइम कितना दिया है? 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड। इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये भी तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। इतने सेकेंड में कितने से कितनी हो जाती है? 2 एम्पियर से 12 एम्पियर।
इसका मतलब पहले कितनी थी 2 एम्पियर, फिर बाद में कितनी हो जाएगी 12 एम्पियर। हम ये पता लगाना चाहते हैं करंट में कितने का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन निकालने के लिए हम करेंगे I2 माइनस I1। I2 है 12 एम्पियर माइनस I1 2 एम्पियर, तो जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 10 एम्पियर चेंज इन करंट इतने टाइम पे। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। आपको कॉइल में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है वो आपको पता लगाना है। इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं, विद्युत वाहक बल के बारे में पता लगाना है। क्या याद है किसी को कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें सारी चीजें यूज हो जाएंगी? एक फॉर्मूला है हमारे पास कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई का फॉर्मूला है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो हमको एल भी मालूम है, डेल्टा आई भी मालूम है, डेल्टा टी भी मालूम है। माइनस एल की जगह पर क्या लिखेंगे? ये लिख देंगे 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेल्टा आई की जगह पर हमको पता है 10 एम्पियर, और डेल्टा टी की जगह हमको मालूम है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स में। E इज इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट। तो ये जो भी कॉइल होगी जिसका भी जिक्र यहाँ इस क्वेश्चन में किया जा रहा है उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा? 80 वोल्ट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रेरित हो जाएगा। माइनस निशान केवल डायरेक्शन के लिए आया है, आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा हो गया। बस यही पूछा जाता हो तो कुछ पूछा नहीं जा रहा। 11 नंबर पे आ जाते हैं। एक प्रेरक में बहने वाली धारा एम्पियर में, एक प्रेरक है मतलब इंडक्टर कॉइल है, उसमें जो धारा बह रही है एम्पियर में, आई का मान इतना दिया जा रहा है। कितना दिया है? I इज इक्वल टू 5 प्लस 16t, और इतने एम्पियर करंट दी जा रही जहां t सेकंड में है। t सेकंड में है, ठीक है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। इस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उस विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 10 मिली वोल्ट। मिली को चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 3 का गुणा करेंगे, तो जब ये 10 है और इसमें 10 की घात माइनस 3 का और गुणा करा देंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या बन जाएगा? ये 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। भाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होगा ना, 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। ज्ञात कीजिए, एक एक चीज हम ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पार्ट स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट पे स्वप्रेरकत्व मतलब एल की वैल्यू पता लगानी है। सेकेंड पार्ट पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। L का फॉर्मूला देखो, E का फॉर्मूला यहां से आपने देखा है। L का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? E अपॉन डी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो हम L की जगह यहां से निकाल सकते हैं माइनस E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। समझ आया कि नहीं? डेल्टा को हमने डी आई अपॉन डी टी कर लिया क्योंकि इस तरीके से इक्वेशन हमको दी गई है। अब स्वप्रेरकत्व तो हमको चाहिए, स्वप्रेरकत्व को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो हम चाहें तो ये निशान क्या कर ले, हटा ले, या हम यूं कह दें कि ई का हम केवल परिमाण यूज करेंगे। तो एल की वैल्यू क्या होगी? माइनस हटा दीजिए, ई की जगह पर ये नोट करिए 10 टू द पावर माइनस 2, और डी आई अपॉन डी टी का मान कितना होगा यहां करके देख लो। मैथमेटिक्स अगर लिया है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। आई का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। आई का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 5 का 0 हो जाएगा। 16 टी का करोगे तो क्या आएगा? 16 इतने एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि ये धारा परिवर्तन की दर है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे डी आई अपॉन डी टी के स्थान पर। ना समझ में आया आपको? ठीक है। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम इसे बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो
ऐसे 100 इंटू 10 टू द पावर -4 कैसे, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात -4 है, सॉल्व करेंगे 10 की घात -2 फिर आ जाएगा। अब 16 का भाग इसमें दिला दीजिए, तो 16 6 96, 96 हुए, 4 बचे, 40 हो गया दशमलव लगाने से। 16 2 32, 16 5 80 इंटू 10 टू द पावर -4 और L का यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का मान बउआ कितना आ गया, ये आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी। हम चाहें तो मिली हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अंक दशमलव खिसकाएंगे, 0.625 इंटू 10 टू द पावर -3 बनेगा, और 10 की घात -3 हेनरी को हम क्या लिख पाएंगे, मिली हेनरी। हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें भी लिखा रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और देखिए, हाँ ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। अब सेकंड पार्ट पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। देखो प्रेरक में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 Li स्क्वेयर, 1/2 Li स्क्वेयर। उसके लिए मुझे L चाहिए और I चाहिए। I हमें पता तो है पर T के पदों में पता है, और उन्होंने T बराबर 1 सेकेंड पर ऊर्जा पूछी है, तो हमको T बराबर 1 सेकेंड पर करंट चाहिए पहले, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर धारा कैसे निकालेंगे, I के वैल्यू में T की जगह 1 नोट कर देंगे, T की जगह 1 लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 16 इंटू 1, देन I इज इक्वल टू 21 एम्पियर। तो जब T बराबर 1 सेकेंड होगा उस समय कॉइल में कितनी करंट होगी, प्रेरण कुंडली में 21 एम्पियर करंट उस समय होगी, और उस समय कुंडली में संचित ऊर्जा पता लगानी है। तो प्रेरक में संचित ऊर्जा, प्रेरक में संचित ऊर्जा कब, जब T बराबर 1 सेकेंड है, ठीक। ऊर्जा जब T इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला यूज होगा 1/2 Li स्क्वेयर। ये याद कर लीजिए फॉर्मूला अच्छे से कि प्रेरण कुंडली में कितनी ऊर्जा इकट्ठी होगी, 1/2 Li नॉट स्क्वायर। I नॉट I स्क्वायर कुछ भी नोट कर लें। L की जगह पर बुआ क्या लिखेंगे, ये L की वैल्यू आई है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4। I स्क्वेयर करेंगे, I 21 एम्पियर आया है, 21 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 441, ठीक है ना। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताएं, क्या आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आए 2 से डिवाइड कर देना है, थोड़ा बहुत पावर को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आंसर आपको बताए दे रहा हूं और आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आएगा 137.8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। 137.8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, इतनी एनर्जी प्रेरण कुंडली में संचित होगी। कब, जब T बराबर 1 सेकेंड होगा। समझ आ रहा है ना आपको। अच्छा इसके बाद हाँ इसमें एक और चीज पूछी गई है, एवं इसको प्रदान की गई शक्ति। तो एक से प्रेरक में संचित ऊर्जा, अब हम ये निकालेंगे T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में प्रेरक को प्रदान की गई शक्ति, प्रेरक को प्रदान की गई शक्ति, ठीक। पावर का फॉर्मूला आपको चाहिए, क्या याद है पावर का फॉर्मूला? अगर वोल्टेज मालूम हो, करंट मालूम हो, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई एक फॉर्मूला होता है, तो हम V इंटू आई लगाएंगे और V की जगह पर क्या लिखेंगे? E। विभवांतर, विद्युत वाहक बल करीब करीब एक ही चीजें हैं, तो E इंटू आई लिखेंगे हम। E की जगह पर क्या लिखेंगे? E कितना है? 10 मिली वोल्ट या 10 की घात -2 वोल्ट, और I की वैल्यू बहुआ कितनी है? 1 सेकेंड में I की वैल्यू आई थी 21 एम्पियर।
तो ये 21 लिख देंगे, इसलिए पावर की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 10⁻⁻2 और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। वॉट या हम बोल सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, अगर आप चाहो पावर हटाना इसकी तो ये -2 के बदले में 2 डिजिट पे पॉइंट आपको इधर लाना पड़ेगा, 0.21 वॉट। ये भी आंसर सही है। जैसे आप लिखना चाहें वैसे ये आंसर आप नोट कर सकते हैं। अब आप बताएं ये आपको समझ आया कि नहीं आया? भाई आ गया समझ में? आप नोट कर लीजिए, इसके बाद और लगाते हैं न्यूमेरिकल हम इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लगाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 12। इसमें देखिए कि ये फिगर बना के दिया गया है, ये भी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और ये पॉइंट ए है और एक तरफ इसका पॉइंट बी है। ये सर्किट और भी बड़ा है, सर्किट का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने केवल निकाल के दिया हुआ है। इसमें ये एक रेसिस्टेंस लगा है जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम का है। ये एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल या पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट की है। ये एक इंडक्टर कॉइल लगी है जिसका जो स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व जिसे आप बोलते हो वो 5 मिली हेनरी के बराबर है। इतना दिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है संलग्न चित्र में दिखाया गया जाल। ये जो चित्र यहां पर दिया गया है उसमें जो ये एक जाल आपको दिया गया है, सर्किट जो दिया गया है, ये एक पूर्ण परिपथ का भाग है। पूरा परिपथ रहा है उसका ये एक भाग है कहीं से। यदि किसी क्षण धारा I 5 एम्पियर है, करंट I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है, तथा यह 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड की दर से घट रही है। मतलब ये 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड की दर से करंट कम होते जा रही है, लगातार घटते जा रही है। अब इसका मतलब है कि ये धारा की घटने की दर दी गई है। धारा के परिवर्तन की दर को किससे लिखते हो? ddt से लिखते हैं। और ये कितनी हो रही है? 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड की दर से घट रही है। अब घट रही है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमको? माइनस, इसीलिए हमने लगाया क्योंकि ये घट रही है। नहीं समझ में आया? अच्छा, और ये घट भी किसकी वजह से रही होगी? इसकी वजह से घट रही होगी, कॉइल की वजह से। आगे लिखा हुआ है तो VB माइनस VA का मान ज्ञात करिए। आप देखो बिंदु B का विभवांतर और बिंदु A का विभवांतर, मतलब बिंदु B के विभव में बिंदु A का विभव आपको माइनस करना है। VB माइनस VA पता लगाना है, ये आपको काम करना है। उसके लिए हमको एक चीज निकालनी पड़ेगी, इसके सिरों के बीच का विभवांतर लेना पड़ेगा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर लेना पड़ेगा और इसके सिरों के बीच का विभवांतर लेना पड़ेगा। फिर तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे उन्हें, और टोटल B माइनस A का VB माइनस VA की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। और एक चीज देखो, ये इसका स्वप्रेरकत्व तो कितना दिया है? 5 मिली हेनरी। तो हम L से लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। प्रतिरोधक में प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 ओम। ठीक है ना? तो सबसे पहले प्रेरक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकाला जाए? उसके लिए तो E इज इक्वल टू माइनस L और di/dt कर सकते हैं हम। देखो यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस L की जगह पर लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ di/dt की वैल्यू दी गई है -10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10⁻³ और 10⁻+3, तो ये खत्म हो गया। क्या बच गया? 5 वोल्ट। तो ये जो प्रेरण कुंडली है हमारी, इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना आएगा? 5 वोल्ट के बराबर। बैटरी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है?
15 वोल्ट, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ये कैलकुलेट करना चाहेंगे। प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद होगा I इंटू आर फॉर्मूला होता है। I की वैल्यू कितनी दी गई है 5 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है 1 ओम। इस तरीके से वोल्टेज कितना आ गया 5 वोल्ट, किसके सिरों के बीच का, प्रतिरोधक के सिरों के बीच का। ठीक है, तो ये कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज है, ये रेसिस्टर के सिरों के बीच का वोल्टेज है, बैटरी के सिरों के बीच का वोल्टेज हमें पहले से ही मालूम है। अब अगर मुझे B से A तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अब VB माइनस VA निकालना है। बस इसी को ध्यान से आपको गौर से देखना है। B के विभवांतर में A का विभवांतर हमें, मतलब B के विभव में A के विभव को माइनस करना है इधर की तरफ से ऐसे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हम निशान सहित निकाल के ला चुके हैं, कितना है। अच्छा एक चीज और, इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और आप याद करिए श्रेणी क्रम में विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कुल विभवांतर निकालने के लिए जितने पार्ट होते हैं सबके विभवों को आपस में जोड़ना पड़ता है। इसलिए तो 5 वोल्ट इसके सिरों के बीच का हो गया, इसके सिरों के बीच का कितना हुआ 15 वोल्ट। और देखिए हम इसकी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर आ रहे हैं ना, ध्यान से देखो VB से VA की ओर चलना है ना आपको। इसके सिरों के बीच का विभवांतर हम निशान वगैरह सब लेके कैलकुलेट किया, 5 वोल्ट मुझे मिला। इसमें हम +2 माइनस आ रहे हैं बैटरी में। बैटरी में +2 माइनस अगर आएंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इसका हायर पोटेंशियल होता है और इसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो हाई में लो माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, प्लस ही आएगा आपका। तो वो +15 वोल्ट हमने कर दिया। ये देखो जब किरचॉफ के नियम आपने पढ़े थे तो ये चीजें सब समझाई गई हैं आपको कि हमको VB में VA माइनस करना है, मतलब इधर से उधर की तरफ चलिए। इसका निशान सहित पूरा निकाला, 5 वोल्ट आया हुआ है। इसका प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल जा रहे हैं। प्लस का हाई पोटेंशियल होता है, माइनस का लो। हाई में लो माइनस करोगे तो प्लस वैल्यू आ जाएगी। और इसका निकालने के लिए इसमें देखो, इसमें करंट की उल्टी डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं। प्रतिरोधक के सिरों के बीच का पोटेंशियल निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन देखनी है और करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अगर उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो विभवांतर नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसके सिरों के बीच का विभव आया कितना है 5 वोल्ट, लेकिन करंट की उल्टी डायरेक्शन पे होने की वजह से माइनस लेना पड़ा हमको। इस तरह से +5 वोल्ट -5 वोल्ट कैंसिल हो गया और VB माइनस VA की वैल्यू कितनी हमको टोटल मिल रही है 15 वोल्ट केवल विभवांतर आपको मिलेगा B और A के बीच का। कुछ बात समझ में आई। इसके सिरों का 5 वोल्ट, इसका 15, और क्योंकि ऐसे चल के आ रहे थे तो इसका तो प्लस हुआ, पर ये करंट की उल्टी डायरेक्शन पे है तो इसका माइनस रहेगा। सॉल्व करके 15 वोल्ट आएगा। ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आ चुका है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करिए। तो कितने लगा लिए हमने 12। बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।